अब इसी में ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो यहां पर बता दिया है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपसे कोई बोले कि चलो ठीक है वो इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ना पॉइंट्स में बताओ कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो अब वो पॉइंट्स, उनका एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि राइट की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात यहां पर हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म जो है वो यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो याद रखना, 1 नंबर में पूछ लेंगे कि फेडरलिज्म यहां पर क्या है। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, जैसे यूएसए का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यूएसए जो है वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है फेडरल कंट्री का। वहां पर क्या है कि वहां पर आपको सेंट्रल लेवल भी देखने को मिलेगा, है ना, और वहां पर आपको स्टेट लेवल भी देखने को मिलेगा। हमारे देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहां पर एक तीसरा टीयर भी आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो पंचायत होता है, अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि वो सारी की सारी कंट्रीज जहां पर क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको हम यहां पर फेडरल जो कंट्री है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। भारत भी एक फेडरल कंट्री आपको देखने को मिलेगा। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, ठीक है। पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जो सरपंच वगैरह होते हैं, है ना, या मेयर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे शहर वगैरह में, तो वो पंचायती राज के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। पहले नहीं था, बाद में हमने इसको 1992 में ऐड किया था। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया mean that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of the New Delhi and making decision for everyone, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे वो होता ना कि लोकल लेवल पे जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ग्राउंड रियलिटी, है ना। अब जैसे आपके पर्टिकुलर शहर में, है ना, अगर कोई कानून बना रहा है, कहां पर बैठ के, दिल्ली में बैठ के, है ना, कि दिल्ली में बैठकर जो मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे यहां पर आपको ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, वो आपके स्टेट के लिए, मेरे स्टेट के लिए, सब जगह के लिए यहां पर कानून बना रहे हैं। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर लोकल जो लेवल पर यहां पर अवेयरनेस होनी चाहिए वो होगी ही नहीं, और इसलिए क्या है कि ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। पावर जब तक यहां पर क्या है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास, मैं किसी भी कंपनी का जो है वो सीईओ भी हूं, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं, सीएफओ भी हूं, सीएमओ भी हूं, सारी पोस्ट मेरे पास ही है, लेकिन सबके काम तो अलग अलग होते हैं ना। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों को यहां पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर देनी पड़ेगी, ताकि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मतलब होता है कि लोगों को गवर्न करना, है ना, अपनी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो अलग अलग कानून बनाते हो, वो सही तरीके से आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सको, उसको हम यहां पर गवर्नेंस कहते हैं। तो ये चीजें जो है वो यहां पर क्या है कि पॉसिबल नहीं हो पाएंगे अगर दिल्ली में ही बैठकर सब लोग यहां पर अलग अलग तरीके के जो डिसीजंस हैं वो यहां पर लेंगे। इंस्टेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, ठीक है। स्टेट में यहां पर क्या है कि जरूरी है एक गवर्नमेंट यहां पर होना, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो भी यहां पर निर्णय है वो हम लोग यहां पर ले सकें, हम लोग जो अलग अलग तरीके के प्रोविजंस हैं वो यहां पर बना सकें, ये चीजें ऐसे इंश्योर होंगी। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subject of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। तो यहां पर क्या होता है कि ज्यादातर चीजों में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर क्या है कि सभी स्टेट्स को ऑटोनॉमी यहां पर दी गई है ना, कि आप अपने हिसाब से यहां पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई नेशनल कंसर्न है ना, जहां पर राष्ट्र की बात आ जाती है, पूरे देश की बात यहां पर आ जाती है, उस पर्टिकुलर जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ कानून यहां पर बनाए हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर जो रिलेशन है वो यहां पर मेंटेन किया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कुछ सब्जेक्ट पर ऑटोनॉमी है उसको, कि अपने हिसाब से वो डिसीजन यहां पर ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून यहां पर बनाए हैं ना, उनको आपको फॉलो करना होता है। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये प्रोविजन जो है वो आपको समझ में आने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यू दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, ठीक है। मतलब कि यहां पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर क्या है कि आपको 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक आप देखोगे तो ये आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिलेगा, और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है।
अब इसमें क्या किया गया है, इसमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट मेंशन किए गए। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें यहां पर लिखी गई है ना, ये शेड्यूल 7 में आपको लिस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अलग अलग शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें इस तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट यहां पर मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो यहां पर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट यहां पर कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट यहां पर मेंशन किए गए हैं उसमें यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूनियन ने कानून यहां पर कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर बना दिया है तो यूनियन का जो कानून है वो यहां पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर लगेगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरीके की लिस्ट है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। ठीक है, और इसमें ये भी चीजें यहां पर मेंशन करी गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलेंगे, और जो पंचायत वाला आपको देखने को मिलता है, जो 3rd टियर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको पैसे कहां से देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं। फेडरलिज्म के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, मतलब ये नहीं समझना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसका यहां पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट डेप्यूटी है ना। जैसे ये नहीं होता कि कमांडर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, फिर उसके बाद सेकंड इन चीफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेप्यूटी कमांडर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको जो है वो यहां पर ये मत समझिएगा कि वो यहां पर क्या है, वो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एजेंट है ना। एजेंट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में काम करने के लिए उनको अपॉइंट कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है, जिसमें अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात की गई है, चीफ मिनिस्टर के बारे में भी बात की गई है, प्रेसिडेंट के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, गवर्नर के बारे में भी बात करी गई है। तो ये एजेंट नहीं है, इनकी अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यहां पर मेंशन करी गई है। All persons in India are governed by laws and policies made by the each of these level of government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कानून हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से यहां पर आप काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ने बोल दिया तो हम करेंगे, स्टेट ने बोल दिया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब लोगों की अपनी अथॉरिटी है और यही एक खूबसूरत तरीका होता है जिसको हम यहां पर बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब हमारे देश में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। यूएसए में तो सेंट्रल और स्टेट है, हमारे यहां पर तो सेंट्रल भी है, स्टेट भी है और 3rd टियर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी यहां पर कहते हैं। मतलब जिसमें आपको पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पावर क्या है कि पावर का कंसंट्रेशन अगर होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। हमें यहां पर क्या करना है, हमें ये चीजें मेक श्योर करनी है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो ट्रांसफर करें। पावर ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो एफिशिएंसी यहां पर आएगी, अकाउंटेबिलिटी यहां पर आएगी और गवर्नेंस जो है वो यहां पर इंप्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए ये चीजें हमको थोड़ा सा समझनी जरूरी है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में यहां पर बोला गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब इसमें जो भी यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी यहां पर काम करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो सरपंच हो गए, ठीक है, चाहे आप ये कह सकते हैं कि मेयर हो गए, या फिर आपके जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, ये सब क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये किसके द्वारा इलेक्टेड है, ये जनता यहां पर अपने वोट यहां पर डालती है। ठीक है, मतलब जनता क्या करेगी, जनता वोट डालेगी और वोट के बेसिस पे क्या है कि इनका जो इलेक्शन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब ये इलेक्टेड उसी बेसिस पे यहां पर होते हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में यहां पर बात करी गई है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे इसको एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी यहां पर कह सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वोटिंग राइट जो है वो सभी को यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। मिनिमम एज है यहां पर कितनी, 18 ईयर्स की है। पहले 21 साल होती थी कि 21 साल या उससे ज्यादा की जो लोग होते थे वो यहां पर वोट डालते थे। लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि वो 1989 में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पीरियड पर 21 एज थी ना, उसको 18 यहां पर कर दिया गया था। तो अब 18 साल या 18 साल से ज्यादा जिसकी उम्र यहां पर होती है वो सभी लोग यहां पर वोट डाल पाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जिनकी भी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है ना, उन सब के पास वोटिंग राइट्स है। ऐसा नहीं है कि लाइक यहां पर क्या होगा कि कुछ यहां पर जो रिलीजन वाले हैं, कुछ कम्युनिटी वाले लोग हैं, केवल उन्हीं को जो है वो यहां पर वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सबके पास जो है वो वोटिंग राइट्स हैं।
When they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and gender hierarchies. पहले यहाँ पर क्या होता था कि पहले आपने देखा, आपने 6th क्लास में भी यहाँ पर एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा, तो उसमें आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि हायरार्की थी, सब लोगों को यहाँ पर अलग अलग जाति के धर्म के नाम पर जो है वो डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि एक हायरार्की जो है वो यहाँ पर चली आ रही थी, और जब वो चीजें यहाँ पर चली आ रही थी तो उन्हीं सब चीजों में अगर आप देखोगे तो जो अंग्रेज भी थे तो उस टाइम पीरियड पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या हो रहा था कि इन्होंने भी वोटिंग राइट जो है ना वो सबको प्रोवाइड नहीं किए थे। जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह होती थी, जिनका यहाँ पर थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा ज्यादा हाई होता था, वो सब चीजें देखने को मिला। लेकिन ये पूरी की पूरी चीजें जो हमारे लीडर्स यहाँ पर थे, जो जिन्होंने यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, इनको यहाँ पर एक बात ये पता चल गई थी कि यार मतलब ऐसा ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बात किया था कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि सब लोगों को इक्वल हमको यहाँ पर ट्रीट करना है। तो जब यहाँ पर इक्वल ट्रीट करना है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट में तो ये भी चीज आएगी ना कि सभी लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर होने चाहिए, सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इन सब चीजों को भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने ये सोच लिया था कि कंट्री हमारी इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है कि हमें क्या करना है कि जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर, और जो दूसरे यहाँ पर कम्युनिटी के लोग देखने को मिल रहे हैं ऊंचे और नीचे, ये जो भी सब चीजें हैं इनको दूर करके हमें यहाँ पर क्या करना है कि सब लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर देने हैं, ताकि जो भी अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट होते हैं वो इस तरीके से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपको डायरेक्ट रोल देखने को मिल रहा है लोगों का अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का, है ना। मतलब इसमें कोई इनडायरेक्ट रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। मतलब कि आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप एलिजिबिलिटी जो है उनको यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या है कि वोट तो डाल ही सकते हो, लेकिन आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो। मतलब कि इलेक्शन में जो है वो आप यहां पर कंटेस्ट भी आप करते हुए दिखाई दे सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर होंगे वो किसको अकाउंटेबल है, उस अकाउंटेबल है यहां पर आपके जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल होंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि लोगों ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बनाया है, और मान लीजिए कि यहां पर क्या होता है कि वो लोग जो हैं वो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब आपने बोला था कि हमारे यहाँ की रोड बनाओगे, आपने रोड नहीं बनवाई, है ना, तो उनको आंसर देना पड़ेगा कि क्या रीजन है जो रोड नहीं बनी, या क्या पॉलिसीज हैं जिसका आपने प्रॉमिस किया था जो आपने फुलफिल नहीं करी। तो अकाउंटेबिलिटी यही होती है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि अगले इलेक्शन में फिर आपको दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी आपको लीडर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, उनके इलेक्शन में जनता जो है वो डायरेक्ट यहां पर रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगी। मतलब उनका जो वोटिंग वगैरह होता है वो जनता डायरेक्टली यहां पर करती है। तो ये पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे यूएसए है ना, यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पर क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो बहुत पावर देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको भारत में देखने को मिलता है, जिसमें लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और प्रेसिडेंट भी यहां पर, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसका मेंबर यहां पर देखने को मिलता है। तीसरी बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स में अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। कौन कौन से भाई, अगर आप देखेंगे तो एक यहां पर है लेजिस्लेटिव ब्रांच, एक है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और एक है आपका जुडिशियल ब्रांच। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये यूएसए वाली जो चीजें हैं उनकी फोटो लगी हुई है, लेकिन हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जहां पर कानून बनता है ना, जो भी कानून वगैरह होते हैं, जो भी बिल वगैरह पास होते हैं, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच में होते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, अगर हम स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कानून बनेंगे। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कानून यहां पर बने हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करना है। ठीक है, और जुडिशरी का यहां पर क्या काम होता है कि जो भी कानून यहां पर बना है ना, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो कानून यहां पर बनाया गया है वो जो जनता है, ठीक है, जनता के किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट यहां पर कर रहा है।
तो इन सब चीजों को इंश्योर करना जो है वो जुडिशरी का काम यहाँ पर होता है। तो वही बात बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स, ये तीनों नाम बता दिए। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो भी कानून यहाँ पर बनाएंगे वो कौन लोग बनाएंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं, वो लोग यहाँ पर बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, मतलब कि कुछ कम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कानून यहाँ पर बने हैं उनको इंप्लीमेंट करना और सरकार जो है उसको चलाना, है ना, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह कहते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके की जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब आपको एग्जीक्यूटिव जो वाले लोग होते हैं वही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तीसरी बात यहां पर बताई गई है कि द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। जुडिशरी का मतलब जो भी कोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो जुडिशरी के अंतर्गत आएंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी पावर का जो है वो यहां पर मिसयूज ना करे। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे ये सभी यहां पर अलग अलग तरीके की पावर्स जो है वो यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उसको यहां पर इंजॉय करेंगे। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। मतलब यहां पर क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के ऊपर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी सबके ऊपर, इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा यहां पर काम होगा। तो इससे यहां पर क्या होता है कि कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई अगर हमको पिकनिक में जाना है ना, तो पिकनिक में जाने के लिए हमने क्या कर दिया कि सबको काम बांट दिया कि भाई तुम स्पोर्ट्स वाला काम देख लो, तुम म्यूजिक वाला काम देख लो, तुम खाने पीने वाला काम देख लो, तुम टिकट्स वाला काम देख लो, तुम पैसे इकट्ठा करने वाला काम देख लो। सबको बांट देंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अभी एक ही इंसान सारे काम करेंगे तो फिर एफिशिएंसी नहीं होगी। और एक यहाँ पर हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी एक दूसरे के यहाँ पर काम हो रहे हैं उनको हम क्रॉस वेरीफाई करें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने हिसाब से काम करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कानून ऐसा बन जाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली लिखा हुआ है ना, कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्ट की हायरार्की है, सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, या फिर जो भी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह होते हैं, इनकी मदद करने के लिए वो सब चीजें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये पूरा का पूरा फीचर होता है जिसमें यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने जो पावर है उसका सेपरेशन कर दिया। कानून कोई और बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट कोई और करेगा, कोई एक दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन होगा जो ये इंश्योर करेगा कि जो कानून यहाँ पर बनाया गया है ना, वो सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि उसका जो इंप्लीमेंटेशन है उससे किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो वॉयलेट नहीं हो रहे। अगर वो चीजें यहां पर वॉयलेट होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि फिर उस पर्टिकुलर कानून को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना मतलब वो चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जुडिशरी यहां पर इंश्योर करती है। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कई बार यहां पर क्या हुआ है कि स्टेट जो शब्द है उसका यहां पर यूज किया गया है ना। जैसे स्टेट अगर हम देखेंगे तो वो बार बार यहां पर यूज होता है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इस स्टेट का मतलब यहां पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ना। अगर आप ये सोचो कि ये स्टेट गवर्नमेंट है तो इसका मतलब स्टेट नहीं है। रेदर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी हम यहां पर क्या करते हैं कि स्टेट शब्द का प्रयोग यहां पर इस चैप्टर में किया गया है तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना उससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ, द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि स्टेट का मतलब यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट नहीं है ना। गवर्नमेंट का बेसिक काम ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, जो भी यहां पर कानून बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट यहां पर क्या है कि वो समय के साथ जो है वो यहां पर चेंज हो सकती है ना। अगर अगले इलेक्शन में आप नहीं जीते तो यहां पर क्या होगा कि आपको हटना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि स्टेट है, स्टेट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जहां पर मतलब पॉलिटिक्स वगैरह के काम आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर सोवरेन पीपल है। सोवरेन पीपल का मतलब क्या है कि जो बाहर के द्वारा यहां पर कंट्रोल नहीं होंगे, है ना, कि बाहर का कोई है वो यहां पर कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से डिसीजन यहां पर लेंगे। हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी
वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एटसेट्रा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट है, मतलब ये हमारा सोवरेन टेरिटरी है जहां पर हमारे लोग यहां पर रहते हुए आपको दिखाई देते हैं और इसमें किसी बाहर की कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो नेपाल एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है ना। तो इस तरीके से ये स्टेट यहां पर डिफाइन किए गए। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। जो भी यहां पर गवर्नमेंट होती है, जो भी यहां पर एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन से लोग होते हैं, जो अलग अलग तरीके के कानून यहां पर होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, है ना। तो वो यहां पर स्टेट का एक पार्ट होंगे। द स्टेट रिफर्स टू द मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरचेंजेबली विथ इट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, मतलब केवल स्टेट जो है वो केवल एक गवर्नमेंट नहीं है ना। स्टेट क्या है कि गवर्नमेंट से भी बढ़कर है एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ इट, ठीक है। मतलब आप स्टेट की जगह पर जो है वो गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट की जगह पर स्टेट नहीं बोल सकते। स्टेट जो है वो ज्यादा है, मतलब स्टेट में अगर आप देखोगे ना तो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। वो सारे के सारे ऑफिसेज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो यहां पर क्या करते हैं कि किसी देश में काम करते हैं और उसमें सरकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। और कई बार क्या होता है कि स्टेट जो शब्द होता है ना, इसको सुनकर लोगों को लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है ना। स्टेट मतलब वो पर्टिकुलर टेरिटरी जहां पर सोवरेन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना, और बाहर की कोई कंट्री का यहां पर कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होगा। स्टेट का जो स्कोप है वो ज्यादा है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं और गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला फीचर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंसाइंस का बेसिक मतलब यहां पर क्या हुआ ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि उन सभी जगह पर जहां पर फंडामेंटल राइट्स यहां पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं, उनको हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट and they wanted to ensure that set of written rights would guard against the misuse of state power in the independent India, ठीक है। मतलब कंसाइंस का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब यहां पर कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिशर्स यहां पर रूल कर रहे थे, तब यहां पर क्या हुआ कि कई सारी चीजें उनको देखने को मिली, है ना, कि भाई स्टेट अपने हिसाब से यहां पर जो डिसीजंस है वो यहां पर लेता है और इसकी वजह से जो यहाँ के आम जनता है उनको कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने यहां पर यह मेक श्योर किया कि भाई हम यहां पर क्या करेंगे कि कुछ रिटर्न राइट्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर इंक्लूड करेंगे, जिनका यहां पर क्या है कि वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो वो यहां पर कंसाइंस है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि खुद से यहां पर लगा कि इन चीजों को जो है वो हमको यहां पर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है उनको यहां पर वॉयलेट करने से रोका जा सके और जो भी पर्टिकुलर स्टेट है ना वो यहां पर आपको पावर में देखने को मिल रहा है वो यहां पर क्या है कि उसको वॉयलेट ना करे। Fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। मतलब कि arbitrary का मतलब ये है कि अगर वो जबरदस्ती यहां पर कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर का मतलब यहां पर ये हुआ कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मेरे पास ये अधिकार है तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब पूरी की पूरी पावर जो है वो उनके पास यहां पर स्टोर है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। मतलब कि जो स्टेट होता है वो यहां पर इसको काम करेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है ना, स्टेट का मतलब अगर सरकार जो है वो किसी तरीके से यहां पर क्या कर रही है कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है, तो वो सभी लोग यहां पर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं कर सकते। और अदर इंडिविजुअल्स मतलब कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहां पर नहीं कर सकते हैं। Moreover, the various minority communities also express the need of the constitution to include rights that would protect their groups, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज को हमने यहां पर प्रोटेक्शन के लिए, है ना, अलग से चीजें जो है वो यहां पर प्रोवाइड करी गई हैं। फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटीज के ऊपर यहां पर फोकस किया गया है ताकि जो उनके इंटरेस्ट यहां पर होते हैं उनके इंटरेस्ट को हम यहां पर सेफगार्ड कर सकें। तो वो चीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी।
द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं अगेंस्ट मेजोरिटीज वो भी यहां पर गारंटी की गई है। मतलब कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि मेजोरिटी के लिए यहां पर कोई अलग से प्रोविजंस नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। एज डॉक्टर अंबेडकर फोटो में आपको देखने को मिल रहे हैं, हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये क्लियरली बात यहां पर बताई थी कि इनका टू फोल्ड यहां पर ऑब्जेक्टिव है। पहला यहां पर यह है कि दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, ठीक है। मतलब कि सभी नागरिक यहां पर क्या हो कि इस पोजीशन में आपको देखने को मिले कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो यहां पर क्लेम कर सकें। दूसरी बात, दीज राइट मस्ट बी इन बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉस। मतलब कि ये सारे की सारी चीजें जो है वो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो बोलती है कि हम फंडामेंटल राइट को मानेंगे, है ना, तो उसने अपने कानून वगैरह के जो प्रोविजंस थे उसको माना। कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाती जो बोलती नहीं हमें कोई मतलब नहीं फंडामेंटल राइट से, हम जिस काम के लिए आए वो काम करेंगे। तो अगर ये चीजें बाइंडिंग नहीं होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर फंडामेंटल राइट का मतलब फिर अगली बार कोई सरकार आएगी तो वो भी बोल देगी हम भी नहीं मानेंगे क्योंकि पहले वाले ने नहीं माना था। तो बाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो भी लोग यहां पर हैं, जो भी आपको नागरिक देखने को मिलेंगे, उनकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहां पर बात कर सकें। तो दोनों चीजें हमको यहां पर इंश्योर करना है। मतलब कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, मतलब कि वो क्लेम कर सकें अपने राइट्स को। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो भी यहां पर पावर अथॉरिटी आपको देखने को मिल रही है ना, उसके ऊपर ये बाइंडिंग होना चाहिए। अदरवाइज वो यहां पर क्या करेंगे कि फिर जो दूसरी चीजें उनको यहां पर मिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी वाले प्रोविजन है। डीपीएसपी जो है ना, इस प्रोविजन को हमने आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो आयरलैंड है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो फंडामेंटल राइट जो है वो तो पूरी तरीके से इन्फोर्सिबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन यहाँ पर होता है तो आप सीधे जो है वो कोर्ट यहाँ पर पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका ये कहना था कि हमें जो गरीबी है उसको दूर करना है ना, सोशल और इकोनॉमिक जो भी यहाँ पर रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं उनके तहत हम यहां पर क्या करेंगे कि हमारे समाज में, देश में जो भी यहां पर गरीबी है उसको दूर करना है। तो डीपीएसपी के तहत इन्होंने यहां पर क्या किया कि यही चीज जो सोशल और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना उसको इंश्योर करने की बात यहां पर करी गई है। तो मतलब यहां पर यह बोला गया है कि कोई भी इंडिपेंडेंट यहां पर इंडियन स्टेट्स हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट करते हैं वो लॉ, मतलब कि कोई भी यहां पर सरकारें हैं जो कानून बनाती हैं, तो वो अगर यहां पर क्या करेंगे, इनके लिए कुछ पॉलिसीज यहां पर बनाई गई हैं। अगर आप इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर यहां पर कानून बनाते हो जो डीपीएसपी में यहां पर मेंशन करी गई हैं, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी में प्रोविजंस है ना वो सरकारों के लिए गाइडलाइंस हैं, है ना, कि अगर आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान में रखकर जो है वो कानून अगर बनाओगे तो इससे जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो यहां पर ला सकते हैं और इनकी मदद से जो पॉवर्टी है उसको हम यहां पर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इंश्योर हो जाएगी अगर आप डीपीएसपी के ऊपर यहां पर काम करते हैं। बाकी यहां पर क्या होता है कि अगर आप डीपीएसपी के ऊपर काम करोगे तो जनता देखेगी कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, तो उससे आपको इलेक्शन में जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सरकार के ऊपर जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि नहीं सर आपको काम करना पड़ेगा या आपको काम नहीं करना है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। और ये जो पर्टिकुलर चीज आपको फोटो में देखने को मिल रहा है ये ड्राफ्टिंग कमेटी है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये हुआ कि जो कमेटी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर ड्राफ्ट किया है, ठीक है, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, जो आपको फोटो में देखने को मिल रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इन्होंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गाइडलाइंस, है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको प्रोवाइड की गई है जिनके बेसिस पे हम इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स ला सकते हैं और पॉवर्टी को इरेडिकेट वगैरह कर सकते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पर प्रोविजन मेंशन किया गया है।
अब अगर आप देखोगे तो हमारे जो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। जैसे राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपकी बुक जो है ना, उसके पेज नंबर 14 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वो क्लियरली मेंशन किए गए, साइड में लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि राइट टू इक्वलिटी है, उसको आपको एक बार पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। मैं हूं, आप हो, सब लोग यहाँ पर क्या है कि कानून की नजर में समान है। किसी के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। तीसरी बात, पब्लिक इंप्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें भी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी को यहाँ पर खत्म करना है। इस तरीके के प्रोविजन जो है वो राइट टू इक्वलिटी में मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम यहाँ पर है। राइट टू फ्रीडम मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा नहीं बोलोगे आपकी दंगे भड़क गए, है ना, लोग एक दूसरे को मारने लग गए, लड़ाइयां होने लग गई, तो वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है जो आपके ऊपर लगाई गई हैं, ताकि आप चीजों का गलत तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रयोग ना करो, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब 14 साल से उम्र अगर कम है तो बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, बच्चों को किडनैप करके ले जाना, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको जो भी धर्म मानना है, जो भी धर्म यहाँ पर जो है वो वर्शिप करना है, जैसे प्रोपोगेट करना है, उसको बढ़ाना है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मेंशन किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो भी यहाँ पर लिंग्विस्टिक, ठीक है, ध्यान से सुनना, माइनॉरिटीज वाला पॉइंट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारे देश में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, है ना, जो आपको रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देखने को मिलते हैं, वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, जो भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिनको वो प्रिजर्व यहाँ पर करना चाहते हैं, तो वो प्रिजर्व यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके के अधिकार जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोवाइड किए गए हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें यहाँ पर क्लियरली क्या बात मेंशन करी गई है, ये अगर आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि भाई जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो आपने केवल यहां पर लिख दिया, इससे किस बात की गारंटी होगी कि कोई इस फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन जो है वो यहां पर नहीं करेगा। इसीलिए क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली जो है ना, वो कहां पर पहुंच सकते हो, जो आपके यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं ना, वहां पर आप डायरेक्टली यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, इन फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि सर हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो यहां पर वॉल्यूशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो है वो यहां पर क्या करेंगे कि आपको अलग अलग तरीके से जो चीजें हैं वो यहां पर प्रोवाइड करेंगे, और उससे क्या होगा कि वो ये बात इंश्योर करते हैं कि भाई आपका फंडामेंटल राइट जो है वो यहां पर वायलेट होता हुआ दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो यहां पर मेंशन किए गए हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे बेसिक पॉइंट्स यहां पर हैं। मैंने आपको बुक में भी बता दिया कि चीजें लिखी हुई हैं, और उनको एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट यहां पर रह गया है, तो आप उन चीजों को यहां पर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, अगले फीचर में यहां पर दिया गया है एक टर्म, जो 5वां फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें सेकुलरिज्म के बारे में बात करी गई है, ठीक है। सेकुलरिज्म यहां पर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सेकुलरिज्म। याद रखिएगा, आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट यहां पर की फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल लिखिए, ठीक है। तो सेकुलरिज्म के बारे में देखेंगे तो अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियल प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब कि अगर आप यहां पर सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि अगर कोई कंट्री है, स्टेट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना, कि ये गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ये किसी कंट्री की बात हो रही है, और जितने भी अलग अलग तरीके के ऑफिशियल्स हैं जो कि किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन सबको हम एक स्टेट की कैटेगरी में यहां पर रखते हैं। तो सेकुलर स्टेट जो है वो पर्टिकुलर चीज होती है, मतलब सेकुलर स्टेट उसको हम यहां पर कहेंगे जहां पर क्या है कि इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, ठीक है। मतलब कि ऑफिशियली यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्टेट है वो किसी एक रिलीजन को यहां पर प्रमोट नहीं कर रहा है कि भाई हिंदू को करने लग गए, इस्लाम को करने लग गए, क्रिश्चियन को करने लग गए, है ना। तो यहां पर क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे हो एज द स्टेट रिलीजन, कि भाई ये हमारे
जो है वो स्टेट रिलीजन आपको देखने को मिलेगा। You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopt for itself। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर यह है कि सेकुलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि हमें जितने भी अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग यहां पर हैं, सब लोग यहां पर देश में रह सकें, है ना। तो ये एक सिंपल सी बात होती है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का जो है वो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे, है ना, कि भाई प्रमोशन यहाँ पर हो रहा है तो वो चीजें क्या होगी कि फिर वो सेकुलरिज्म जो है ना उसके बाहर जाती हुई दिखाई देंगी। तो सभी लोग रह सकते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके के जो रिलीजन है उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमको एक बात ये समझ में आ गया कि you now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that the country adopt for itself। मतलब हमारा जो इतिहास था, जो हमने ये फ्रीडम मूवमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, इनके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर किस तरीके से होना चाहिए, है ना। इन चीजों के ऊपर हमने काम किया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, लिखी गई हैं, तो हम ये चीज ये चाहते हैं कि भाई जो देश के लोग हैं, आम जनता है, नागरिक हैं, वो इन पूरे के पूरे जो अलग अलग तरीके के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो आपको रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिल रहे हैं, जो अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं, वो लोग भी यहां पर क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर रूल्स को यहां पर फॉलो करें, है ना। केवल नागरिक यहां पर रूल्स को फॉलो करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहां पर फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे भी तो कोई काम नहीं बनेगा ना। तो सभी लोगों को यहां पर क्या करना है कि अपना अपना जो काम है वो यहां पर मेक श्योर करना है कि वो सही तरीके से यहां पर कंप्लीट करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। देखो हमारे में क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने यहां पर रोल प्ले किया था। अब आप अगर देखोगे तो उसमें क्या है कि अलग अलग तरीके की चीजें मेंशन करी गई, कि ऐसा नहीं बता दिया कि भाई अभी हम जो रूल्स यहां पर बनाकर जा रहे हैं बस यही फॉलो करना है ना। उन्होंने ये बोला कि आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस तभी यहां पर होती है जब यहां पर क्या है कि समय समय के साथ चीजों को ध्यान में रखकर हम उसमें चेंजेस यहां पर करते रहें। तो अगर वो चेंजेस यहां पर होते रहेंगे तब क्या होगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब यहां पर बना रहेगा। अदरवाइज यहां पर क्या है कि अगर आप सोचोगे कि कुछ रूल्स आपने बना दिए, है ना, उन्हीं को फॉलो करना है, कोई चेंजेस यहां पर नहीं होंगे, तो फिर वो डिफिकल्ट यहां पर हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात यहां पर की जाती है ना, बदलाव की बात यहां पर की जाती है। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि जब यहां पर मेजर चेंज कोई कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर होता है, मेजर चेंज का मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल नेचर है कंट्री का, उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो उसको हम मेजर चेंज कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया, वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी। पहले मोनार्की था, फिर यहां पर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी बना, इसलिए यहां पर क्या है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो यहां पर आपको करना पड़ा। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रैस्प। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब इसमें सारी की सारी चीजें आपको जो है वो मैंने यहाँ पर अभी समझाई हैं, और जितने भी अलग अलग तरीके के फीचर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है वो मैंने आपको